वेलकम गाइस। इस वीडियो के अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, है ना। तो ये हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, है ना। तो इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देती हूँ, उसको पढ़ने की कोई नीड नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुनिएगा। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट एंड उसके मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। क्या है ये? केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट एंड उसके मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। मैं तुम्हें लिख ही दूँ पॉइंट, है ना, ताकि ध्यान रह जाए। शॉर्ट नोट्स में आप ऐड कर सकते हो, है ना। इसमें आप क्या करते हो, किसी भी रिएक्शन की रेट को स्टडी करते हो और उसके जो मैकेनिज्म है और उसको आप स्टडी करते हो। ओके, तो 2 पॉइंट्स आप ध्यान रखें। ओके, अब हम इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि रेट का मतलब क्या है। तो देखो, वाटर को बॉईल करना या ऐसे चाय बनाने का एग्जांपल ले लो, क्योंकि तुम बोलोगे वाटर बॉईल करना इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, है ना। तो पहले मैं तुम्हें वाटर बॉईल करने का एग्जांपल दूँ। जैसे मान लो वाटर तुम बॉईल करते हो, है ना। वाटर को तुमने क्या करा, बॉईल करा, है ना। हम केमिस्ट्री वाले H2O लिखेंगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, सब एवरीबडी नो ना। अब जनरली क्या है ना, अब ये तो इतना पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा। बट अगर मान लो इसको तुम गर्म कर रहे हो, गैस पे ही गर्म करोगे। अगर तुमने गैस को क्या है, कम पे सेट कर रखा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। लेकिन टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। टेम्परेचर कम तो टाइम ज़्यादा, राइट। लेकिन अगर तुम उसको मतलब फुल पे सेट करा, फुल फ्लेम तुम दे रही हो इसको, देन फिर क्या होगा, ये जल्दी गर्म, जल्दी बॉईल हो जाएगा वाटर तुम्हारा, है ना। तो टाइम वहाँ पे कम लगेगा, है ना। तो वाटर का बॉईल होना, मान लो कोई रिएक्शन है ना, रिएक्शन हो रही है, वाटर का बॉईल होना, और इसको हम टाइम के साथ स्टडी करें। जल्दी बॉईल होगा, कम बॉईल होगा, कैसे क्या होगा, तो वो चीज़ है। तो वो चीज़ केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं। अब तुम कहोगे वाटर बॉईल होना इज़ अ फिजिकल चेंज, वी नो। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। चाय बनाई है सबने, तो चाय बनाने का एग्जांपल लेते हैं। इसको भी डिलीट करते हैं। इसको हम कर देते हैं डिलीट। हम लेते हैं चाय बनाने का एग्जांपल। ओके, तो चाय बनाने का एग्जांपल लेते हैं। टी, मान लो कि हम क्या बना रहे हैं, टी बना रहे हैं। ओके, तो जब हम चाय बनाते हैं तो तब भी लेते तो वाटर है, वाटर बॉयल तो हो ही जाता है, राइट। ये टेम्परेचर पे उसको गर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो तुमने कम फ्लेम पे तुमने अपना गैस सेट कर रखा है, तो उस कंडीशन में चाय बनने में टाइम लगेगा, है ना। और अगर तुमने हाई फ्लेम पे सेट कर रखा है, तो चाय जो है वो तुम्हारी जल्दी बनेगी, यानी टाइम तुम्हारा क्या लगेगा, समझ आ रही है क्या, टाइम कम लगेगा। ओके, सो ये था तुम्हारे केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन। होप कि तुम्हें समझ आ गया। तो इस तरह से रिएक्शन होती है कोई भी। मैंने तो नॉर्मल रिएक्शन लिया जो हम डेली लाइफ में इससे डील करते हैं, बट केमिस्ट्री में जो साइंटिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं, वो बहुत टफ रिएक्शनों से डील करते हैं। और ऑर्गेनिक में तुम भी बड़ी बड़ी रिएक्शनों से डील करना सीख जाओगे। तो वो जो रिएक्शन है उसको होने में कितना टाइम लगता है, धीरे होती है, जल्दी होती है, कैसे होती है ना। तो वो सब चीज़ें हम केमिकल काइनेटिक्स में देखते हैं। आगे समझ आ गई इसकी डेफिनेशन। अब आते हैं इसके स्कोप क्या है। स्कोप वर्ड को क्लियर करते हैं, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है। मतलब अगर तुम केमिकल काइनेटिक्स सीख गए अच्छे से, है ना, पासिंग मार्क वाला जो यूनिट है तुमने अच्छे से कर लिया, तो फिर तुम क्या क्या कर सकते हो, तो वो देखते हैं। ओके, सो अब हम देख रहे हैं इसका जो है स्कोप। तो सबसे पहली बात, तुम ना रिएक्शन का मैकेनिज्म बता सकते हो। अब देखो, मैकेनिज्म बताना तुम्हारे किस काम का भाई, तुम तो केमिस्ट नहीं हो, कोई साइंटिस्ट नहीं हो, तुम्हारे किस काम का। एग्ज़ाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, तुम सिर्फ एक ही यूनिट पढ़ के गए। बट ये जो है ना, ये वाला चैप्टर तुम्हारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बना सकता है। मान लो कि वहाँ पे आ जाए कोई ना SN1 रिएक्शन दे दे, बोले कि SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म दो। केमिकल काइनेटिक की अच्छी नॉलेज है ना, तो तुम SN1 ये 1 देख के बता सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके बारे में 2-4 पॉइंट्स लिख के आ सकते हो और यू गेट द मार्क्स। तो देखो, एक चैप्टर और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी बना रहा है, सो छोड़ के जाना मतलब इसको करना मत भूलना। ओके, दूसरा एप्लीकेशन है इसका, तुम बता सकते, स्टीरियो केमिस्ट्री बता सकते हो भाई। स्टीरियो केमिस्ट्री जो तुम्हारा प्रोडक्ट है ना, वो 3D स्पेस में कैसा दिखता है, तुम्हारा प्रोडक्ट 3D स्पेस में कैसा अरेंज है, ये खुद को प्रेजेंट कैसे करता है ना, प्रेजेंट कैसे करता है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं।
मिक्सचर तुम्हारा रेसिमिक बना है, रिटेंशन हुआ है, इन्वर्जन हुआ है, वो सब। अब रिटेंशन इन्वर्जन क्या होता है अगर तुम्हें नहीं पता तो SN1 एंड SN2 रिएक्शन हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के अंदर, तो वहाँ पे तुम्हें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है इन्वर्जन क्या होता है और रिटेंशन क्या होता है। ओके, अब अपने आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अभी हमने जो पढ़ा वो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए था, रियल क्वेश्चन आस्किंग पॉइंट अब स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन प्रॉपर कैसे तुमने एग्जाम में लिखना है वो तो देखो इसमें लिख रखा है, बट तुम्हें समझना है तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले आप क्लियर करें। डेफिनेशन क्या होती है कि समय के साथ किसी अभिक्रिया के क्रिया कारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की गति रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। दैट इज़ द डेफिनेशन। मतलब टाइम किसी भी रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। सॉरी, जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं ना। ओके, तो शुरू में आप इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते थे। जब तुम रिएक्शन करवा रहे हो तो शुरू में तुम्हारे पास रिएक्टेंट हाई अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में होगा। तो देखो ये कॉन्सेंट्रेशन टाइम के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है जो सबसे पहले शुरू में क्या है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है ना। अब टाइम के साथ साथ धीरे धीरे रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और शुरू में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0 एंड जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, वो 0 थी। फिर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और जो तुम्हारा रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है भाई, कम हो रही है ना, कम। तो इसकी डेफिनेशन का यही मतलब है कि टाइम के साथ साथ किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो टाइम के साथ चेंज आता है उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड। यहाँ पे ये जो वर्ड्स है ना, ये रिएक्टेंट या फिर जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बुक वाली डेफिनेशन देखें तो देखो ए या बी की सांद्रता, अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया तो हम भी यही एग्जांपल कंसीडर करते हैं। पहले माना कि ए और बी दो रिएक्टेंट है, वो आपस में रिएक्ट करते हैं एंड सी और डी दो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस क्या बनेगी रेट ऑफ रिएक्शन, ए या बी की सांद्रता में कमी समझ रहे हो ना, जो रिएक्टेंट है वो कम हो रहे हैं। इस ग्राफ से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की बढ़ती है ना रिएक्शन के अंदर। तो ए या बी की सांद्रता में कमी अपॉन में जो टाइम है वो, एंड दूसरे में इसी को ही हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सी या डी की सांद्रता में वृद्धि या जो टाइम टेकन है वो। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर इसका इस पूरे का इक्वेशन बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम लिख सकते हैं dCA/dt। ये मैंने इसको ना डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा, या फिर इसको बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे ये कौन सी फॉर्म है भाई, ये क्या चीज़ लिख दी है मैंने। तो देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अभी इसकी डेफिनेशन क्या है कि टाइम के साथ किसी भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आता है, तो ए भी रिएक्टेंट है बी भी रिएक्टेंट है, तो इन दोनों में से तुम कोई भी ले सकते हो, किसी मर्जी रिएक्टेंट या फिर किसी मर्जी प्रोडक्ट की फॉर्म में तुम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे माइनस क्यों लगा भाई रिएक्टेंट वाली साइड, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है ना टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए हमने माइनस साइन लगाया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव रखनी है हमने, इसलिए हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में माइनस लगा दिया। ओके, अब अगर मान लो कि अपनी जो रिएक्शन है वो अगर स्टोइकियोमेट्रिक होती, मतलब ये तो ए प्लस बी मिलकर सी और डी बना रही है, ये तो भाई अपने पास नॉर्मल सी रिएक्शन है। ओके, अगर मान लो स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म में होती रिएक्शन तो कैसे होता, स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म जैसे हम एग्जांपल लें, कलर चेंज करूँ मैं, दिस एग्जांपल लेते हैं, 2A + B मिलकर एक 3C बना रहे हैं। रैंडम एग्जांपल तुम अब जो मर्जी लो, मैंने तो ये सिंपल सा लिया है।
तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट इक्वेशन अगर तुम्हें बनानी है तो वो कैसे बनाओगे, डी सी ए बाई डी टी। सी ए क्या शो करता है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन, माइनस आएगा साइन, ऑफकोर्स आएगा। अब यहाँ पे 2 इसके आगे लगा हुआ है तो वो अपॉन में आ जाता है, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको अपॉन में लिखते हैं, तो यानी ये 1/2 हो जाएगा। और बी के लिए इक्वेशन ऐसे लिखोगे डी सी बी बाय डी टी। इसमें 1 है तो 1/1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 नहीं आएगा, 1 को हम नहीं लिखते हैं, और माइनस साइन जरूर आएगा, उसको लिखना है। फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 डी सी सी बाय डी टी। तो इस तरह से यहाँ पे हम रेट लो, अगर स्टोइकोमेट्रिक फॉर्म में है तो इस तरह से रेट इक्वेशन जो है वो लिखी जाती है। ओके, इस तरह से रेट इक्वेशन लिखी जाती है। अब हम आते हैं जनरल फॉर्म में, है ना। अगर मान लो M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D, तो इसके लिए अगर रेट इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे भाई, -1/M1 डी सी ए बाई डी टी इक्वल टू -1/M2 डी सी बी बाई डी टी इक्वल टू 1/N। इधर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट तो प्लस में रहता है ना भाई, डी सी सी बाई डी टी इक्वल टू 1/N2 डी सी डी बाई डी टी। ओके, तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी रेट की। अब हम इसका एक आधा न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए भाई दिमाग में अच्छे से। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। ये इसका न्यूमेरिकल दे रखा है यहाँ पे, देखें। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिल फ्लोराइड बनाते हैं। ये एक जनरल रिएक्शन दे रखी है तुमको। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि NO2F के बनने का वेग, यानी जो प्रोडक्ट है उसके बनने का वेग लिखना है। मतलब तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, किसकी फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखनी है, बस लिख दो, सिंपल। अभी तुमने इतनी इक्वेशन करी है तो तुम्हें आगे होगी 1/2 D/dt। तुम कॉन्सेंट्रेशन को ब्रैकेट के अंदर उस रिएक्टेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो 1/2, क्योंकि इसके आगे 2 लगा हुआ है ना, इसलिए। और इसको NO2F की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दिस इज नाइट्रिल फ्लोराइड। अब देखो NO2 के लुप्त होने का वेग, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमेशा कम होता है, तो इसलिए इसने ऐसे लिखा कि लुप्त होने का वेग। ये भी तुम लिख सकते हो, वेरी इजी है, -1/2 D/dt NO2। F2 के लुप्त होने का वेग, तो इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस D/dt लिखो एंड F2 लिखो, क्योंकि F2 के आगे 1 है, तो सिंपल रेट लो आ जाएगा। तो तीनों सॉल्व कर दिए हमने बिल्कुल आसानी से। तो होप कि तुमको ये डेफिनेशन अच्छे से हो गई होगी क्लियर। अब इसके बाद अपने आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन पे। लॉ ऑफ मास एक्शन पे भाई, चलो लॉ ऑफ मास एक्शन करते हैं, नेक्स्ट पेज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। सो दिस इज आवर लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है सो ये जो लॉ है वो किसने दिया था, सबसे पहले वो जानना जरूरी है हमारे लिए। तो ये गुलबर्ग एंड वागे ने दिया था। किसने दिया था, गुलबर्ग एंड वागे ने ये लॉ दिया था। क्लियर है। अब इसके बाद ये लॉ कहता क्या है भाई, हमें वो बता दो। देखो इक्विलिब्रियम चैप्टर जब तुम करोगे ना तो उसके अंदर ये लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत काम आएगा। एग्ज़ाम में पूछा भी है, मेरे टाइम तो आया था भाई एग्ज़ाम में, तो तुम ध्यान से कर लियो, ठीक है इसको। तो चलो हम कर रहे हैं अभी। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। क्लियर हुई बात, दोबारा रिपीट करती हूँ ना। रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to active mass of डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिंबल लगा दिया ना, क्लियर है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? अब वही जनरल सा एग्जांपल, ए और बी दो रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट करके सी एंड डी दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं भाई, इसके लिए हम रेट लो लिखते हैं। तो रेट लो के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन की जो रेट होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब तुम कहोगे भाई तुमने तो एक्टिव मास बोला था, एक्टिव मास बोला था ना, अब तुमने कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से लिख दी? तो भाई इसमें एक केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर एंड काइनेटिक्स में एक्टिव मास से हमारा मतलब होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वही उसका एक्टिव मास होती है। ओके, क्लियर? सो ये है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन तुम जब भी लिखोगे ना तो इसमें तुम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंसीडर नहीं करोगे, नॉर्मल रिएक्शन होगी। ओके, तो अब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इसमें हटा देते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते तो कांस्टेंट आता है के सी ए एंड सी बी। तो ये हमारी रेट लॉ की इक्वेशन, एंड ये जो के है वो क्या होता है, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, इसे वेग स्थिरांक बोलते हैं या रेट कांस्टेंट बोलते हैं। दिस इज रेट कांस्टेंट। ओके, दिस इज रेट कांस्टेंट। अब इसके बाद हम आते हैं एक न्यू डेफिनेशन जो इसमें देखे, इनिशियल रेट। ये पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। इनिशियल रेट, इस डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें देखो ये वाला रूल याद रखें, एक्टिव मास वाला। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, सो अब इसमें देखो जब कोई भी रिएक्शन होती है उसमें शुरू में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है या नहीं होती? ऑफ कोर्स होती है। तो इसमें आप समझो कि जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा, तो और रेट, रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे ही तो डिपेंड कर रही है ना। अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा। मतलब शुरू में तुम जब रिएक्शन परफॉर्म कराओगे ना तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर ज़्यादा होगी, कब होगी भाई? जब तुम्हारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी रिएक्टेंट में, मतलब शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है या नहीं होती? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी ना कम होती जाती है, धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होती जाती है। ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ो, इसके अंदर इस पूरे पैराग्राफ में ना यही बताया गया है। तो बस ये इसका एक कंक्लूज़न है जो तुम्हें ध्यान में रखना है। वैसे पढ़ोगे ना बोरिंग लगेगा पैराग्राफ ये। मैं फिर से शॉर्ट में बता दूं इसमें क्या बताया है कि कोई भी रिएक्शन होती है तो क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही होती है ना। तो शुरू में रिएक्टेंट है ज़्यादा, शुरू में जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो है ज़्यादा, तो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी शुरू में ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है एंड रेट ऑफ रिएक्शन भी फिर कम हो जाएगी। किससे होगी? लॉ ऑफ मास एक्शन से। क्लियर हुई बात? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग समझा, उसका स्कोप देखा, थोड़ा सा एग्जांपल लिया, फिर रेट ऑफ रिएक्शन करा और इसका फिर डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है वो भी अपनों ने करा।